नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट 5 देखते हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ठीक ना। जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसका लिंक भी आप देख सकते हैं, ठीक। अपनी तैयारी आप इससे चेक कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी चल रही है, ठीक। और साथ में आप नई कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आप छत्तीसगढ़ व्यापम की या फिर छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ के प्रश्न आते हैं, और मैथ के प्रश्न लगभग सभी टॉपिक में आते हैं, ठीक ना, हर एग्जाम में। तो आपके लिए वीडियो अच्छा होने वाला है, ठीक ना, क्योंकि टॉपिक लगभग समान होते हैं। आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न भी रखे गए हैं, सरल से हार्ड हर लेवल के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो आप शुरू से अंत तक पहले अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है, ठीक, पहले आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, और इसे शेयर भी कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न आज का देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा गणित का। यदि 20 वस्तुएं 120 रुपये में खरीदी जाती है, मैं आपको एक बात बता दूं, आप इनमें से कितने प्रश्नों का हल जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा लास्ट में कि आप इनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर खुद से हल कर पाए। और इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बोला गया है 20 वस्तुएं 120 रुपये में खरीदी जाती है और 8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेची जाती है, ठीक। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है। क्या पूछा कि 20 वस्तु है जिसको हमने कितने में खरीदा, 120 रुपये में खरीदा। इसको बेचा हमने 8 रुपये में एक वस्तु, ठीक ना। एक वस्तु को बेचा 8 रुपये में, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ के साथ प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक ना। लाभ प्रतिशत कितना होगा, सरल क्वेश्चन है। देखिए नीचे आपको मैं आंसर इसका दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कैसे होगा इसका आंसर। देखिए हमारे पास दिया हुआ है 20 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 120 रुपये। 20 वस्तुओं का मूल्य 120 रुपये। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 120 बट्टा 20 कर देंगे तो आपका एक वस्तु का मूल्य निकल जाएगा ना। 20 वस्तुओं का मूल्य 120 रुपये, तो एक वस्तु का मूल्य 120 बट्टा 20 रुपये। इस प्रकार निकालेंगे 6 रुपये। एक वस्तु का मूल्य कितना है, 6 रुपये, और यही मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। जो जिस मूल्य पर हम खरीदे रहते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक। उसके बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य वहां दिया हुआ है 8 रुपये। बताया गया है कि हम वस्तु को बेच रहे हैं 8 रुपये प्रति वस्तु दर से, ठीक। तो 8 रुपये बेच रहे हैं। लाभ कितने का हुआ, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को, मतलब बेचा गया मूल्य में खरीदे गए मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकल जाता है। तो देखिए लाभ कितना निकला, 2 रुपये, ठीक। अब 2 रुपये लाभ निकला, लेकिन हमारे पास पूछा है लाभ प्रतिशत, ठीक ना। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक ना। लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। जो लाभ मिला है वो बट्टे में जो हम खरीदे हैं उसके बाद गुणा 100। तो देखिए लाभ मिला है 2, और आपका हमारा क्रय मूल्य है 6 रुपये गुणा 100। 2 बट्टा 6 गुणा 100 हो जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, मतलब 100 बट्टा 3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 100 बट्टा 3, और 100 बट्टा 3 को हम सही के रूप में लिखेंगे 33 सही 1 बट्टा 3% हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका इसका जो यहाँ दिया हुआ है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, 33 सही 1 बट्टा 3%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ देखिए, ब्रजेश ने, ठीक है, ब्रजेश ने एक कैलकुलेटर 240 रुपये में खरीदा, ठीक। 240 रुपये में एक कैलकुलेटर खरीदा। उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित कर दिया, ठीक ना। उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर कैलकुलेटर को 264 रुपये में बेच दिया, तो बट्टे की दर बताओ, ठीक। यहाँ आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है। ब्रजेश ने एक कैलकुलेटर खरीदा 240 रुपये में, तो इसके लिए क्रय मूल्य क्या हुआ, 240 रुपये। उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। अंकित मूल्य कहने का अर्थ है, अंकित मूल्य का मतलब होता है आपका, ठीक ना, कि आप दुकान में कोई भी चीज़ पूछने गए, ठीक ना, किसी भी चीज़ का रेट, कोई भी सामान का रेट, तो वो जो रेट बताता है दुकानदार वो होता है उसका अंकित मूल्य। मान लीजिए वो 200 रुपये दाम बता रहा है, तो वो होता है आपका अंकित मूल्य। उसके बाद मान लो 200 की वस्तु को आपको 150 रुपये में दे दिया, ठीक ना, तो ये आपका विक्रय मूल्य हुआ। मतलब आप जो खरीदे, ठीक ना, वो दुकानदार 150 रुपये में दे दिया और 200 रुपये बताया था, तो 200 रुपये अंकित मूल्य हो जाता है और या उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि ब्रजेश से कैलकुलेटर खरीदा 240 रुपये में, ठीक ना। उसके बाद उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, मतलब उसने उसका उस कैलकुलेटर को बेचा, उस बेचने का जो मूल्य अंकित किया वो 20% अधिक किया। उसके बाद बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा दिया, मतलब कुछ छूट दिया, डिस्काउंट दिया। जैसे 200 की वस्तु 150 रुपये में बेच दिए तो डिस्काउंट दे दिया 50 का। उसी प्रकार कुछ बट्टा देकर कैलकुलेटर को 264 रुपये में बेच दिया, तो बट्टे की दर पूछा है। दर का मतलब होता है परसेंट, ठीक, बट्टा परसेंट।
तो यहाँ देखिए इसको कैसे हल होगा। ठीक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए कि विक्रय मूल्य यहाँ आपको दिया हुआ है, सॉरी विक्रय नहीं है क्रय मूल्य है, ठीक ना। क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, क्रय मूल्य का मतलब है ब्रजेश कैलकुलेटर खरीदा कितने में, तो 240 रुपये में खरीदा, ठीक ना, कैलकुलेटर को। और उस पर अंकित किया कितना, क्रय मूल्य से 20% अधिक। कितना अंकित किया, क्रय मूल्य से 20% अधिक उस पर अंकित कर दिया। 20% अधिक कहने का मतलब है, मान लो 100 रुपये में वस्तु को खरीदा तो 120 रुपये उस पर अंकित किया, यही ना हुआ। 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में उसने बेचने की कोशिश की, वो हो गया उसका 20%। इसको हम अलग से भी निकाल सकते हैं, जैसे 20/100 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे निकालने में अपने को 2 स्टेप फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ऐसे ना निकाल के मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए क्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना बताया है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। ठीक, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक मतलब 240 गुणा 120/100, ठीक ना, क्या हो जाएगा 240 गुणा 120/100। इसको जैसे ही आप हल करेंगे, देखिए दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ। उसके बाद 24 गुणा 12 होगा, क्या होगा 24 गुणा मिनट। यहाँ देखिए इसको आप जैसे हल करेंगे आपके पास 288 रुपये आ जाएगा, ठीक ना। 288 रुपये क्या हो जाएगा, ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। उसने अंकित मूल्य कितना किया, 288 रुपये। अब देखिए अंकित मूल्य 288 रुपये और आपका क्रय मूल्य हो गया 240 रुपये। और बेचा कितने में, विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में ही कि 264 रुपये में उसने बेच दिया है, ठीक ना। तो 264 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। ठीक, तो उसका बट्टा कितना दिया उसने, बट्टा का क्या होता है, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है बट्टा, मतलब बट्टा को इंग्लिश में छूट बोलते हैं, हिंदी में छूट और इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट मतलब आप समझते होंगे, डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब 288 माइनस में 264, ये होता है बट्टा। और बट्टा परसेंट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100। ये देखिए किया हुआ है यहाँ, बट्टा दर या बट्टा परसेंट वही होता है। देखिए 288 माइनस 264 बट्टे में आपका 288 गुणा 100। इसको आप जैसे ही हल करेंगे आपके पास आ जाएगा, देखिए 24/288 गुणा 100 हो जाएगा, फिर 24 से कट जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 100/12 हो जाएगा। 100/12 को आप हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 25/3 हो जाएगा। और 25/3 को आप हल करेंगे सही के रूप में तो आपका 8 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक, 8 सही 1/3%। यहाँ देखिए तो इस प्रकार से आपका बट्टा परसेंट यहाँ आपको निकल कर आ जाएगा 8 सही 1/3%। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न है, इससे अगला प्रश्न आपका मिश्रण से लिया गया है, ठीक ना। आपको प्रश्न जो है कॉम्बिनेशन करके लिया गया है ताकि आपको सभी टॉपिक के लगभग कवर हो जाएं आपके, ठीक ना। जितने इंपोर्टेंट टॉपिक हैं आपके उन्हीं से प्रश्न उठाए गए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन आपको हार्ड भी लगता है तो हार्ड मैं जान के लेता हूं, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन यदि लेंगे, थोड़ा सा जटिल लेंगे मॉडरेट क्वेश्चन, तो इजी आएगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक ना। और इजी ही आप करने लगोगे तो मॉडरेट आ जाएगा तो आप लटक जाओगे उसमें, या हार्ड आ जाएगा तो आप लटक जाओगे, ठीक ना। इसलिए देखिए 729 मिलीलीटर जो मिश्रण में, ठीक ना, दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। ठीक, 729 मिलीलीटर कोई मिश्रण है जिसमें दूध व पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, ठीक ना। पहले बोला है कि 729 मिलीलीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध व पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें एक नया मिश्रण बनाना है जिसमें पानी मिलाना है। क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। यहाँ बोला है कि और कितना पानी डाला जाए, मतलब पानी मिलाना है और मिश्रण को करना है 7:3, ठीक ना। तो ये कैसे होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आपको कैसे होगा ये। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है दूध प्लस पानी, कुल मिलाकर मिश्रण कितना है 729 मिलीलीटर। ठीक, मिश्रण दोनों मिलाकर कितना है 729 मिलीलीटर है। उसके बाद दूध और पानी का अनुपात शुरू में कितना है 7:2। दूध व पानी का अनुपात कितना है 7:2। हम मान लेते हैं जो भी अनुपात दिया रहता है उसी को हम मान लेते हैं। मान लेते हैं हम कि दूध 7x है, क्योंकि दूध बराबर यहाँ 7 दिया हुआ है। और पानी को हम मान लेते हैं कि 2 दिया हुआ है तो 2x है, ठीक ना। हम मान लेते हैं कि दूध जो है 7x है और पानी आपका 2x है। ठीक, तो इस प्रकार से टोटल कितना है अपने पास मात्रा 7 + 2, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिश्रण टोटल पानी आपका मिश्रण है 729 मिलीलीटर, ठीक ना। तो दोनों को जोड़ देंगे 7x + 2x तो आपका हो जाएगा 729। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 7x + 2x 9x हो जाएगा, मतलब 9x बराबर 729 दिया हुआ है तो x का मान इससे निकाल सकते हैं। x बराबर 729/9। यहाँ से जैसे काटेंगे आपके पास 9×8 = 72 हो जाएगा, 9×1 = 9 मतलब 81 हो जाएगा, ठीक ना। 81 मिलीलीटर यहाँ आपका हो जाएगा। 81 मिलीलीटर क्या आया, x का मान, ठीक ना। x का मान आ गया है 81 मिलीलीटर। अब शुरू में उसमें कितना है, दूध कितना है 7x, ठीक ना। तो दूध की मात्रा ज्ञात करने के लिए 7 से 81 का गुणा कर देंगे तो आपके पास 567 आ जाता है। ये हो जाएगा आपका दूध की मात्रा।
उसके बाद पानी की मात्रा निकालना है शुरू में हमको, तो क्या करेंगे 2x दिया हुआ है तो 2 गुणा 81 करेंगे, 162 मिलीलीटर आपकी पानी की मात्रा निकल गई, ठीक ना। अब अपने पास पूछा है, अब हम जान गए कि अभी जो है दूध व पानी का मात्रा कितना है। अभी दूध का मात्रा 567 मिलीलीटर है, पानी का 162 मिलीलीटर। अब नया मिश्रण में क्या बोला है हमारे पास कि नया मिश्रण जब हम उसमें पानी मिलाते हैं, नए मिश्रण में क्या करते हैं पानी मिलाते हैं तो अनुपात हो जाता है 7:3। पानी मिलाने पर अनुपात 7:3 हो जाता है। तो यहाँ देखिए दूध का अनुपात तो नहीं बढ़ा, 7 का 7 ही है, लेकिन पानी का बढ़ गया, ठीक ना। ठीक ना, माना पानी मिला रहे हैं तो माना पानी वाई मिलीलीटर और डाला जाए, ठीक ना। हम मान लेते हैं कि पानी को वाई मिलीलीटर हम मिलाते हैं, ठीक। तो क्या हो जाता है 567, अनुपात को हम बट्टा में लिख सकते हैं, आपको पता होगा जैसे 7:3 दिया हुआ है, इसको हम 7/3 लिख सकते हैं, ठीक ना। अनुपात मतलब बट्टा होता है, ठीक। तो इस प्रकार देखिए कि 500 पानी व दूध व पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है 7/3। यहाँ हम कर लेते हैं दूध कितना है 567, इसमें हम कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पानी मिला रहे हैं, कितना मान लेते हैं वाई मिला रहे हैं, तो 567/162 प्लस वाई कर देते हैं, बराबर आपका हो जाएगा 7/3। बस आप इसका ऐसे तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 गुणा 567 हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा 7, उसके बाद गुणा में 162 प्लस x, ठीक। इसको जैसे ही आप गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे 567 गुणा 3 तो 1701 आ जाएगा आपका, और 7 को इससे गुणा करेंगे, 7 को 162 से गुणा करेंगे तो 1134, और 7 को यहाँ वाई होगा, सॉरी, ठीक ना, यहाँ वाई होगा, 7 को वाई से गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए वाई का मान यहाँ से अपने को निकालना है, तो 1134 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो आपका 1701 माइनस 1134 हो जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे 567 हो जाएगा, 567 बराबर आपका हो जाएगा 7y, 567 बराबर 7y हो जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आपका बट्टा में चला जाएगा 7, तो यहाँ देखिए 567/7 हो जाएगा, और 7 से जैसे ही इसको काटेंगे तो आपका 8 7 56 हो जाएगा, 7 एकम 7 81 मिलीलीटर आपका हो जाएगा। वाई का मान कितना निकल जाएगा 81 मिलीलीटर। मतलब उस मिश्रण में कितना और पानी डाला जाए तो 7:3 हो जाएगा। वही हम पूछे थे कि वाई डाला जाए, हमने सोचा था, तो वाई का मान निकल गया 81 मिलीलीटर, तो 81 आपका सही आंसर हो जाएगा ना। आपको हल बड़े लग रहे होंगे, ठीक ना। इसके मतलब हल करने के बहुत तरीके हैं, छोटे छोटे तरीकों से भी हल हो जाता है ट्रिक के माध्यम से, लेकिन आपको पहले बड़े लेवल का हल आना चाहिए, आपको उसका मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब आप ट्रिक के माध्यम से खुद ही हल कर लोगे, ठीक ना। या फिर आप छोटे छोटे तरीके से खुद ही हल कर लोगे, इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको अभी छोटा छोटा तरीका से भी हल करके ये सब बता सकता हूँ, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ ही नहीं आएगा, इसलिए मैं डिटेल से आपको यहाँ हल करके दिखा दिया हूँ इसमें, और समझा भी दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी आशा करता हूँ। और आप अच्छे से वीडियो यूज़ करके भी समझ सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो ये आप PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। एक कैलकुलेशन आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक ना, लेकिन कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं होगा, जब आप हल करोगे तो ये 4 से 5 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन किया गया है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। जैसे ही आप समझ जाओगे आप आसानी से हल कर लोगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रतियोगी परीक्षा में, ठीक ना, 400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए 400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 60% लड़के व 80% लड़कियां पास हुई, ठीक ना। 400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, 60% लड़के व 80% लड़कियां पास हुई। यदि परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी पास हुए तो परीक्षा में सम्मिलित लड़कियों की संख्या बताइए, ठीक ना। एक तरफ से इसको भी देखोगे तो ये देखिए मिश्रण का ही सवाल है, ठीक ना। जैसे बताया गया है पहले 400 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, उसमें 60% लड़के थे और 80% लड़कियां थे नहीं, ठीक ना। 60% लड़के व 80% लड़कियां पास हुई, ठीक ना। होने वाले का प्रतिशत बताया गया है, और यदि परीक्षा में कुल प्रतिशत भी बताया गया है, मतलब 65% कुल विद्यार्थी पास हुए, ठीक ना, तो इनका औसत बता दिया गया है, तो सम्मिलित लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मिश्रण का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसके लिए एक सूत्र देखिए आप याद रख लीजिएगा। जब भी आपके पास दो वस्तुओं का कोई भी कंपेयर दिया हो, कंपेयर मतलब तुलना किया गया हो, क्या दो वस्तुओं में कोई भी तुलना किया गया हो, चाहे वो यहाँ तो लड़के लड़कियों में तुलना किया गया है, विद्यार्थियों में, ठीक ना, या कोई भी दो वस्तुओं में तुलना किया गया हो, तो आपको क्या करना है, इधर पहली वस्तु लिखना है, फिर दूसरी वस्तु, और दोनों का औसत निकालकर बीच में लिख लेना है। क्या औसत निकालकर बीच में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपका z माइनस वाई करेंगे, मतलब औसत में इसको घटाएंगे तो यहाँ पहली वस्तु निकल जाएगा, और इन दोनों को जब घटाएंगे इन दोनों को तो आपका दूसरी वस्तु, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का अनुपात निकल जाएगा इससे, ठीक ना। तो अनुपात निकलने से क्या फायदा होगा, चलिए हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, जो अभी प्रश्न दिया हुआ है, ठीक। इसमें देखिए कुल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है, 400 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। उसमें लड़के कितने % पास हुए, 60%, लड़कियां कितने % पास हुई, 80%, ठीक ना।
और दोनों का बताया गया है कि परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी पास हुए, तो 65%, वही आपका औसत है दोनों का, ठीक ना। औसत वही है क्योंकि परीक्षा में जितने विद्यार्थी पास हुए थे वो लड़के लड़कियां दोनों मिलकर थी, तो टोटल 65% पास हुए, जिसमें से 60% लड़के पास हुए और 80% लड़कियां पास हुई, ठीक। अब देखिए यहाँ लड़कों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में इस 80 में 65 को घटा देंगे, क्या करेंगे 80 में 65 को घटा देंगे, समझिएगा। यहाँ देखिए 80 में 65 को घटा देंगे, ठीक ना, 80 में 65 को, तो यहाँ देखिए 15 आ जाएगा, ठीक। और इधर यदि हम घटाएंगे 65 में 60 को घटाएंगे, 65 में 60 को घटाएंगे तो यहाँ लड़कियों का आ जाएगा, ठीक ना, लड़कियों का ये नीचे आ जाएगा और लड़कों का इधर नीचे। तो देखिए 15 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा, तो लड़के व लड़कियों का अनुपात आ जाएगा आपका 15:5। कितना आ जाएगा 15:5। अब यदि हम इसको काटे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3:1। लड़के अनुपात लड़कियां क्या हो जाएगा 3:1। मतलब 3 लड़के हैं तो एक, मतलब क्या है इसका अर्थ है कि 3 लड़के हैं कक्षा में तो 1 लड़कियां हैं, ठीक ना। अब देखिए पास हुए हैं, ठीक ना, पास हुए की संख्या बताया जा रहा है, ठीक, कि 3 लड़के पास हुए हैं उनके बराबर 1 लड़कियां पास हुई है, ठीक ना। तो यहाँ कुल अपने पास दिया हुआ है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी हैं अपने पास 400, जो कि दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। और यहाँ लड़कों का अनुपात में कितना आया है 3, लड़कियों का कितना आया है 1। यदि हम 3 व 1 दोनों को जोड़ दें तो ये जो 4 यूनिट आता है टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ गया, ठीक ना। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना आया 4 यूनिट, और 4 यूनिट का मान यहाँ दिया हुआ है अपने को 400, 4 यूनिट बराबर 400 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 400/4 आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 400/4, तो 1 यूनिट का मान 4 से काटेंगे इसको तो 400, 4 एकम 4, 100 आ जाएगा, ठीक ना, 100। तो 1 यूनिट का मान 100 आ गया। और यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है 1 है, लड़कियों की संख्या कितनी है 1 यूनिट है, मतलब लड़कियां कितनी, लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी 100 है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो जिसमें भी 100 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए पास होने वाली लड़कियों की संख्या नहीं, पास हुए तो परीक्षा में सम्मिलित लड़कियों की संख्या पूछा है, पास होने वालों की संख्या नहीं पूछा गया है, ठीक ना। पास होने की पूछा गया होता तो हम दूसरा करते, लेकिन यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या पूछ रहा है कि उस कक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई परीक्षा में, ठीक ना, तो 100 लड़कियां सम्मिलित हुई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप मिश्रण में कभी भी आपके पास दो लोग का कंपेयर दिया हो तो आप इस टाइप से हल करेंगे, इस सूत्र को लगा के आपके पास अनुपात निकल जाएगा, और अनुपात निकलने से आप जो भी पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। क्या एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष हो तो छोटे सदस्य के जन्म के समय अन्य सदस्यों की औसत आयु क्या थी, ठीक। तो इसके लिए यहाँ आपको औसत जानना चाहिए कि औसत क्या होता है। चलिए मैं आपको नीचे बताता हूँ क्या होता है। एक परिवार देखिए 5 सदस्यों की आयु कितनी है 20 वर्ष, ठीक ना। औसत आयु क्या है औसत आयु, और सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष है, तो छोटे सदस्य के जन्म के समय अन्य सदस्यों का औसत आयु क्या है। क्वेश्चन देखिए सीधे तरीके से नहीं है, क्वेश्चन घुमा दिया है थोड़ा, ठीक ना। और मैं जान के ऐसे प्रश्न लिया हूँ ताकि आप ऐसे प्रश्न सीखें तो आप नॉर्मल प्रश्न आसानी से हल कर लोगे, ठीक। इसमें देखिए परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, यहाँ दिया हुआ है परिवार में कुल सदस्य 5 हैं। औसत आयु कितना दिया हुआ है आपका 20 वर्ष, औसत आयु कितना दिया हुआ है 20 वर्ष। आपको एक सूत्र होना चाहिए औसत का, ये सूत्र होता है कि औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटा कुल संख्या होता है। यहाँ देखिए औसत का मान दिया हुआ है 20 और कुल योग का मान हम निकालेंगे, मतलब कुल आयु कितनी है, टोटल सभी की मिला के कुल आयु कितनी होगी, ठीक ना। यहाँ कुल योग की जगह यहाँ कुल आयु होगा, बट्टा में यहाँ आपका दिया हुआ है बट्टा में कुल संख्या, तो कुल संख्या यहाँ 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दिए, ठीक। अब कुल आयु निकालने के लिए 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 20 गुणा 5 हो जाएगा, 20 गुणा 5 मतलब कुल आयु बराबर 100 वर्ष, ठीक ना। 20 पंचे 100, कुल आयु वर्तमान में मतलब पांचों लोगों की आयु मिलाएंगे वर्तमान में तो कितनी हो जाएगी आपकी 100 वर्ष। औसत का मतलब यही होता है एवरेज, ठीक ना, मतलब 5 सदस्यों की आयु कितनी है 100 वर्ष, कुल आयु कितनी है 100 वर्ष। अब हमारे पास देखिए हमारे पास क्या पूछा है कि 6 वर्ष पहले, क्या पूछा था 6 वर्ष पहले पूछा गया है प्रश्न में। तो यहाँ देखिए ठीक ना 6 वर्ष पहले सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी। देखिए अभी मान लीजिए आपका आयु 30 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 30 में 6 घटा देंगे 24 वर्ष, ठीक। और दो लोगों की आयु अभी 30 वर्ष है, ठीक ना। तो 6 वर्ष पहले दो लोगों की आयु का योग यदि अभी 30 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का योग क्या होगा, तो 6 गुणा 2 12 उसमें घटाएंगे ना, एक 6 आपका और 6 एक दूसरे का तो 12 घटाएंगे। उसी प्रकार यहाँ समझिए कि 6 वर्ष पहले सदस्यों की कुल आयु कितनी थी, तो वर्तमान में कुल आयु कितनी है 100 वर्ष है,
ठीक। और 5 सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य के 6-6 वर्ष की आयु घटा देंगे तो 5 गुणा 6 हो जाएगा। टोटल कितना कम हो जाएगा? 30 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक। तो 100 माइनस 30 करेंगे 70 वर्ष, मतलब 5 वर्ष 6 वर्ष पहले सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष पहले सदस्यों की कुल आयु आपका 70 वर्ष हो जाएगी। सदस्यों की कुल संख्या उस समय कितनी होगी? देखिए आपका बताया गया है कि छोटा सदस्य जो है वो 6 वर्ष पहले जन्मा था, ठीक ना, मतलब उसके जन्म के समय पूछा है, उसके जन्म के समय शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी, ठीक ना। तो उसके जन्म के समय उसको तो काउंट किया नहीं जाएगा क्योंकि उसको एक दिन भी नहीं हुआ है, ठीक ना। तो 5 सदस्य पहले थे, एक सदस्य हट गया छोटा सदस्य, तो कितने सदस्य बचे? 4 सदस्य। तो 6 वर्ष पहले कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। और औसत आयु कितनी है? 70 वर्ष, ठीक ना। औसत आयु मतलब उन दोनों मतलब चारों की कुल आयु कितनी है? 70 वर्ष, ठीक ना। तो 70 को 4 से भाग दे देंगे तो औसत आयु निकल जाएगा कि 6 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या थी। यहाँ भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 7 चौको 28, 0.5, 17.5 आपका आ जाएगा। 17.5 इसमें औसत आयु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष पहले इनकी, ठीक। जो कि यहाँ दिया हुआ है देखिए आपका 17.5 ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है, ए किसी काम को 18 दिन में और बी इसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक ना। कोई भी एक काम है जिसको ये जो है 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया, तब ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक ना। 8 दिन उन्होंने एक साथ काम किया, उसके बाद ये जो है काम छोड़कर चला गया। आप शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? इसका एक साधारण तरीका होता है, छोटे तरीके में आसानी से हम हल कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका मैं आपको न बता के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके नीचे बता देता हूँ कैसे हल होगा, ठीक। उसके बाद आप खुद ही आसानी से इसको हल कर लेंगे यदि आप इसको समझ जाएंगे तो। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए एक कितना काम करता है? 18 दिन में एक काम। एक काम कोई भी एक काम है, ठीक ना, जिसको ये वह भी अलग अलग करते हैं, तो ये आपका 18 दिन में कंप्लीट करता है। 18 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 1/18 काम। सिंपल सी बात है, 18 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 18 इस पार चला जाएगा पक्षांतर होके भाग में, तो एक दिन में करेगा 1/18 काम। उसी प्रकार बी जो है 24 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में करेगा 1/24 काम। एक दिन में मतलब 24 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो बी एक दिन में 1/24 काम करेगा, ठीक। इन दोनों का एक दिन में कितने काम करते हैं निकल गया, ठीक। अब देखिए ए प्लस बी एक दिन में काम करेंगे, मतलब दोनों मिलकर, ए व बी दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे? ए कर रहा है 1/18 काम एक दिन में, बी कर रहा है 1/24 काम एक दिन में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए व बी एक दिन में कितने काम करेंगे वो निकल जाएगा, ठीक। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या करेंगे? भिन्नों का योग कैसे होता है? नीचे जो हर दिया हुआ है 18 व 24, ठीक ना, 18 व 24 का लसा निकालना पड़ेगा। लसा मतलब एलसीएम, ठीक, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको निकालेंगे तो 72 आएगा। कितना आएगा? 72 आएगा। आप निकाल सकते हैं, आपको ट्रिक भी आता होगा, ठीक ना, मैं इससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए 72 आएगा तो यहाँ 72 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों का लस एक दिन में इतना काम कर सकते हैं तो देखिए 8 दिन में, सॉरी छींक आ रहा है, ठीक ना, ये 8 दिन में कितने काम करेंगे? एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो 8 दिन में कितने काम करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 दिन में वो इतना काम करेंगे दोनों मिलकर। वही तो प्रश्न में बोला गया ना कि 8 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। क्या 8 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं? देखिए फिर यहाँ 18-24 का लसा निकालेंगे तो आपका 72 आ जाएगा। 72 को नीचे लिख देंगे। उसके बाद 18 से भाग देंगे 72 को, तो 18 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 ऊपर में लिख देंगे, ठीक। और 24 को भाग देंगे 72 से तो 3 बार में जाएगा, ठीक ना। 24 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 को ऊपर लिख देंगे, 4 + 3 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए ये देखिए 4 और 3 7 हो जाएगा, मतलब 8 गुणा 7/72 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 8 एकम 8, 8 9 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/9। कितना हो जाएगा? 7/9। मतलब उन्होंने मिलकर कितना काम किया? टोटल 8 दिन में उन्होंने 7/9 काम किया, ठीक ना। 8 दिन में ए व बी मिलकर 7/9 काम किए, और टोटल काम कितना है अपने पास? टोटल एक काम है, टोटल एक काम है जिसका 7/9 भाग 8 दिन में दोनों ने साथ मिलकर कर लिया। तो शेष काम कितना बचा? 1 - 7/9, ठीक ना। शेष काम कितना बचा? 1 - 7/9। 7/9 ए व बी मिलकर कर लिए हैं तो काम कितना बचा? 1 - 7/9 बचा। इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 9 का इधर गुणा हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 - 7 मतलब 2/9, ठीक ना। तो शेष काम कितना बचा है? 2/9 काम बचा है, ठीक। शेष काम कितना बचा है? 2/9 काम बचा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा।
बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बी अकेला कितने दिन में पूरा एक काम को कंप्लीट कर रहा है, 24 दिन में। 24 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक ना। तो 2/9 भाग इसका कितने दिन में करेगा, 24 गुणा 2/9, ठीक ना। समझिएगा बी जो है 24 दिन में एक काम को पूरा कर रहा है, तो इसका 2/9 भाग कितने दिन में करेगा, 24 गुणा 2/9 दिन में, ठीक ना। 24 गुणा 2/9 दिन में काम करेगा, 24 2/9 भाग, ठीक ना। इसको काट देंगे तो काट सकते हैं आप आराम से, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक ना। 8 तिया 24 हो जाएगा। स्क्वायर 8 गुणा 2, 8 दूना 16 हो जाएगा और बट्टे में 3 आ जाएगा, 16/3 सही के रूप में लिखेंगे तो 5 सही 1/3 दिन, ठीक ना। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 5 सही 1/3 दिन में, जो कि यहाँ देखिए आपका दिया होगा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 5 सही 1/3 दिन। ये आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे समझ के हल करने हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, ठीक ना, और जान के अच्छे लेवल का लिया गया है ताकि आपके पास जैसा भी प्रश्न आए आप इसको हल कर लें। मतलब आप यदि समपरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, समपरीक्षक व वन क्षेत्रपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना उसमें। और बाकी वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जो है आपका, क्षेत्र रक्षक वन रक्षक, इसमें थोड़े से हल्का सरल आ सकते हैं, ठीक। बाकी मॉडरेट भी आ सकता है, उसको कोई अभी नहीं बता सकता, ठीक ना। व्यापम जैसा चाहे दे सकता है, लेकिन मॉडरेट आएगा थोड़ा कटअप कम जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से तो देखिए आपको अच्छे लेवल के प्रश्न आने चाहिए ताकि आप हल्के प्रश्न आए फिर भी हल कर लें और थोड़ा टाइट प्रश्न आए फिर भी आप अटेंड कर लें, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है, 3 पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। 3 पाइप हैं ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे के बाद जो है पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए बी शेष को 7 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। सी अकेला खाली टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। प्रश्न देखिए बस घुमा रहा है इसको, मतलब आगे टू आगे ले जा रहा है, ठीक ना, बाकी कुछ नहीं है प्रश्न लोग में, ठीक। बस आगे टू आगे ले जा रहा है। देखिए 3 पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद सी पाइप को बंद कर दिया जाता है तथा ए बी शेष को 2 घंटे बाद जितना भी भरा है तीनों द्वारा, शेष को ए बी मिलकर 7 घंटे में भर देते हैं। तो सी अकेला टंकी का आधा भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो आपको क्वेश्चन को घबराना नहीं है, आपको केवल शुरू से हल करते जाना है। शुरू से जैसे ही आप हल करेंगे लास्ट में आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे यहाँ हल करके स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ठीक। ये सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोला है, ए बी व सी तीनों मिलकर टंकी को 6 दिन में भर लेते हैं, ठीक। तो 6 घंटे में भर देते हैं। देखिए ए बी सी द्वारा 6 घंटे में पूरा भरा गया, ठीक ना। 6 घंटे में भरा गया एक टंकी। ए बी व सी द्वारा 6 घंटे में कितना भरा गया, एक टंकी भरा गया, मतलब एक भाग टंकी का एक भाग भरा गया। एक टंकी में एक भाग मतलब पूरा भाग टंकी का भरा गया, ठीक ना। 6 घंटे में एक भाग भरा गया। अब क्या है, 1 घंटे में कितना भरा जाएगा। 6 घंटे में एक भाग भरा गया है तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 1/6 भाग भरा जाएगा। मतलब 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे जैसा अभी ऊपर बताया था मैं समय व कार्य में, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए 6 घंटे में एक भाग भरा गया है तो 1 घंटे में 1/6 भाग भरा जाएगा, ठीक ना। 6 इधर पक्षांतर हो किया जाएगा। अब देखिए क्या बोला है कि 2 घंटे बाद सी को जो है बंद कर दिया जाता है, मतलब सी नहीं भरता है। तो 2 घंटे तक तीनों मिलकर तो भरते हैं ना, तो 2 घंटे तक कितना भरा गया। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए व बी व सी तीनों मिलकर 2 घंटे में भरा गया, कितना भरे, ठीक ना। देखिए 1 घंटे में 1/6 भरे तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 2/6, मतलब 2 गुणा 1/6 भरेंगे, ठीक ना। 1 घंटे में 1/6 भरे तो 2 घंटे में 2 गुणा 1/6 भरेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे 2 1 कम 2, 2 तिया 6, मतलब 1/3 भाग भरेंगे, ठीक। 2 घंटे में कितने भरेंगे, तीनों मिलके 1/3 भाग। अब बचा कितना भाग, टोटल अपने पास कितना भाग है, एक भाग है। टोटल कितना भाग है, एक भाग है, ठीक ना। यहाँ देखिए टोटल एक भाग है अपने पास, टोटल एक भाग है तो शेष कितना बचा आपका, 1/3 भाग भर लिए तो 1 माइनस 1/3 भाग बचा, ठीक ना। मतलब 1 में 1/3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 में 1 जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2/3 भाग कितना बचा हुआ है, 2/3 भाग बचा हुआ है, ठीक। 2 घंटे बाद 2/3 भाग बचा हुआ है। अब इसी 2/3 भाग को क्या करते हैं, ए व बी द्वारा 7 घंटे में भरा गया। बताया गया है कि जो भी शेष भाग बचता है, प्रश्न में ही बताया गया है, जो भी शेष भाग बचता है उसको ए व बी द्वारा 7 घंटे में भरा गया, ठीक ना। ए व बी द्वारा 2/3 भाग 7 घंटे में भर लिया गया। तो 1 घंटे में ए व बी द्वारा कितना भाग भरा गया, हम निकाल लेते हैं कि 7 घंटे में 2/3 भाग भरा गया ए व बी द्वारा, तो ए व बी द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भरा गया, ठीक। तो क्या करेंगे, 7, देखिए जैसे उसमें आपका 6 नीचे आया था वैसे ही इसमें क्या होगा, 7 नीचे आ जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 2/3 गुणा 7, कितना हो जाएगा, 2/3 गुणा 7 भाग,
ठीक ना, जिसको आप 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब 2/21 भाग। ए व बी द्वारा 1 घंटे में कितना भरा गया, 2/21 भाग। ए व बी द्वारा 1 घंटे में 2/21 भाग भरा गया। ठीक, ए व बी द्वारा 1 घंटे में, ए व बी द्वारा 1 घंटे में 2/21 भाग भरा गया। और हमने यहाँ निकाला है कि ए बी व सी तीनों द्वारा, देखिए हमने निकाला है कि ए बी व सी तीनों के द्वारा 1 घंटे में कितना भरा जाता है, 1/6 भाग। और हम यहाँ निकाले हैं कि ए व बी द्वारा, हाँ यहाँ देखिए आपको अच्छे से समझ आया, ए व बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया कितना, 2/21 भाग। अब ए बी व सी द्वारा 1 घंटे में 1/6 भाग भरा गया और ए व बी द्वारा 1 घंटे में 2/21 भाग भरा गया। तो यदि इन दोनों को हम घटा देते हैं तो सी का निकल जाएगा कि सी 1 घंटे में कितना भरेगा, क्योंकि इसमें ए व बी है और इसमें ए बी व सी तीनों है। ठीक ना, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सी केवल बचेगा। तो इसमें यदि हम 1/6 में 2/21 को घटा देंगे तो सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग निकल जाएगा। देखिए वही हम करते हैं, सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तो 1/6 माइनस 2/21 घटा देते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा, 6 व 21 का यहाँ फिर से आप एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो आपका 42 आ जाएगा। और 42 को 7 से भाग देंगे तो 42 को 6 से भाग देंगे तो ऊपर 7 आ जाएगा और 21 से भाग देंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक ना, तो 2 ऊपर है और यहाँ 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप भिन्नों को हल करना जानते होंगे। ठीक ना, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7 माइनस 4 हो जाएगा, बट्टा 42 हो जाएगा। 7 में 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3/42 हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 14 42 हो जाएगा, तो 1/14 भाग कितना हो जाएगा, सी द्वारा 1 घंटे में कितना भरा गया, 1/14 भाग। सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया आपका 1/14 भाग। 1 घंटे में 1/14 भाग भरा गया, तो एक भाग कितने घंटे में भरा गया, 14 घंटे में। जैसे हमने निकाला था 6 घंटे में भरा गया 1 भाग, तो 1 घंटे में कितना भरा गया, 1/6 भाग वही निकाले थे। 6 घंटे में 1 भाग भरा गया, तो 1 घंटे में 1/6 भाग भरा गया। उसी प्रकार 1 घंटे में भरा गया 1/14 भाग, तो 1 भाग भरा गया 14 घंटे में। ठीक ना, 1 भाग भरा गया 14 घंटे में। हमारे पास क्या पूछा है कि आधा भाग, सी द्वारा आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक ना, आधा भाग मतलब 1/2 भाग, 1 भाग 14 घंटे में, तो 1/2 भाग 14/2 घंटे में। 14/2 काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, मतलब 7 घंटे में। कितने घंटे में भरा गया, 7 घंटे में। इस प्रकार देखिए आपका ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सी अकेला उस टंकी का आधा भाग भरेगा 7 घंटे में और पूरा भाग भरेगा 14 घंटे में। यदि पूरा पूछता तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होता, लेकिन आधा पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझेंगे और हल करेंगे। अगला सवाल है 5 की घात x प्लस 2 प्लस 6 बराबर 631 हो तो x का मान होगा। ठीक, इसको आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए आराम से। इसको पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस चला जाएगा और हल आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ किया गया है, 5 की घात x प्लस 2 प्लस 6 बराबर 63 दिया हुआ है। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, सॉरी 631 दिया हुआ है। ठीक ना, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 631 माइनस 6 हो जाएगा, जिसका 625 होगा। ठीक ना, 6 घटाएंगे 625 होगा। 5 घात x प्लस 2 बराबर 625। अब 625 का एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो इस प्रकार आपका निकल जाएगा। 5 4 बार आएगा, क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 5 4 बार निकला है, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 4। यहाँ लिखा गया 5 की घात 4। अब देखिए दोनों में 5 5 आ गया, तो इसको आप काट दीजिए और घातों की तुलना कर दीजिए। क्या, घातों की तुलना, तो क्या हो जाएगा, घात x प्लस 2 बराबर 4, घातों की तुलना करने पर x बराबर 2 बराबर x प्लस 2 बराबर 4, तो x का मान निकालेंगे, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। x का मान कितना निकल जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, जो कि यहाँ दिया होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x बराबर 2, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आपका सरलीकरण से ही है, घातांक वर्गमूल घनमूल से यही सारे प्रश्न आते हैं। ठीक ना, इसका देखिए, इसका मैं एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा और डायरेक्ट तरीके से कैसे हल होगा, दोनों बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। देखिए इसमें √5 प्लस √3 है, बट्टा में √5 माइनस √15 यहाँ गलत लिखा हुआ है आपका, यहाँ √3 होगा। क्या होगा, √3 होगा। ठीक ना, यहाँ क्वेश्चन आपका मिस्टेक है, यहाँ समझिएगा। ठीक, यहाँ जो 15 दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक ना, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। ठीक, तो यहाँ जब भी ऊपर व नीचे के अंक बराबर हों, क्या हो, ऊपर व नीचे, और बराबर ना भी हो लेकिन ऊपर प्लस नीचे माइनस हो, तो आपको यहाँ परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे के चिन्ह को उल्टा करके हल कर देना, जैसे यहाँ देखिए आपका किया हुआ है। ठीक, देखिए इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ गुणा करेंगे, उसके बाद क्या, नीचे माइनस दिया हुआ है तो ऊपर नीचे प्लस लगा के गुणा कर देंगे। ठीक ना, ये प्रश्न है आपका, वहाँ गलत लिखा गया है। ठीक ना, तो यहाँ ऊपर नीचे आपका माइनस है तो प्लस करके इस प्रकार कर देंगे। इस प्रकार से इसको आप हल करेंगे,
जैसे ही इसको हल करेंगे देखिए यहाँ आपको ए प्लस बी ए माइनस बी का नीचे सूत्र लगेगा जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको जैसे ही हल करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ लास्ट में, ठीक। ऐसे आप हल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। और ट्रिक एक अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। इसका एक ट्रिक भी होता है, जैसे देखिए ट्रिक इसका अच्छा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक से आप हल करेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। जब भी आपके पास ऊपर व नीचे के दोनों सभी अंक समान हो, क्या ऊपर व नीचे के सभी अंक समान हो और ऊपर व नीचे का चिन्ह अलग अलग हो, जैसे ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, ठीक दिया हो, तो आपको क्या करना है, इसका एक सूत्र होता है आपका, याद रखिएगा, ए प्लस बी कीजिएगा प्लस 2 मतलब 2 रूट में ए गुणा बी, ठीक ना, बट्टा में ए माइनस बी, यही इसका हल होगा। बस आपका आंसर आ जाएगा, क्या है, ए प्लस बी होगा प्लस 2 उसके बाद रूट में ए गुणा बी होगा बट्टा में ए माइनस बी होगा, ठीक ना। ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए गुणा बी बट्टा ए माइनस बी, यही आपका इसका सूत्र होगा। इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए मैं इसमें मान रख देता हूँ, हमारे पास क्या दिया हुआ था, √5 प्लस √3, ठीक ना, बट्टा √5 माइनस √3, यही दिया हुआ है। तो ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 3, ठीक, ये कर दिए, प्लस 2 यहाँ है कामन, उसको आपको लगाना है। उसके बाद क्या है, ए गुणा बी मतलब 5 गुणा 3, ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ था, ए माइनस बी मतलब 5 माइनस 3, ठीक। इसको हल कर दीजिए, देखिए 5 3 8 हो जाएगा आपका, 2 का 2 हो जाएगा और 5 3 आपका 15 हो जाएगा, बट्टा में 8 यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 दोनों में कामन आ जाएगा, 8 से 2 कामन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ से 2 कामन हो जाएगा तो √15 हो जाएगा, ठीक। √15 बट्टा में आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और 4 धन √15, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना, सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 4 प्लस √15, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका देखते हैं, लास्ट प्रश्न है आपका, ठीक ना। इसके बाद एक प्रश्न आएगा, उसको मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक। देखिए 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि उत्तरोत्तर वर्षों की दर 4% तथा 5% वार्षिक हो। आपने चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न पढ़े होंगे, लेकिन सूत्र जानते होंगे, लेकिन आप उत्तरोत्तर, ये आपके लिए नया शब्द होगा, ठीक। उत्तरोत्तर का अर्थ होता है कि अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग ब्याज, ठीक ना, अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग ब्याज। जैसे 2 वर्ष का है तो पहले वर्ष का ब्याज 4%, दूसरे वर्ष का ब्याज 5%, तो क्या होगा, ठीक ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका एक सूत्र होता है जिसको आपको आने चाहिए। यहाँ देखिए सूत्र को आप अच्छे से नोट में उतार लीजिएगा, और जहाँ जहाँ मैं आपको ट्रिक बताते गया और सूत्र बताते गया, उस सूत्र को आप अच्छे से कहीं उतार लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है पी का अर्थ होता है आपका प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन, ठीक ना, मूलधन, जो कि वहाँ दिया हुआ है 25,000। उसके बाद आपका 100 प्लस R1 बट्टा 100 गुणा 100 प्लस R2 बट्टा 100 माइनस 1, ये 2 बार के लिए है तो 2 बार आया, तीसरा बार 3 वर्षों के लिए होता तो तीसरा बार आता 100 प्लस R3 बट्टा 100, क्या 100 प्लस R3 बट्टा 100 गुणा में आता, उसके बाद -1 आता, बस जितने वर्षों के लिए आए उतने बार 100 प्लस R उसके साथ ऐड करते जाओ, ठीक। तो ये आपका सूत्र होता है, इस सूत्र को आप लगा के हल कीजिए। वहाँ देखिए पी का मान यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है प्रिंसिपल आपका मूलधन, ये है आपका समय मतलब टी का मान यहाँ है आपका, ठीक ना, जो कि वहाँ टी का मान रखने नहीं है, ठीक ना। और दर R1 का मान 4% है, R2 का मान 5% है, ये R2 है और ये वाला R1 है, ठीक। इसको देखिए हम नीचे मान रख देते हैं, देखिए यहाँ मान रखा हुआ है 25,000, ठीक ना, 100 प्लस 4 बट्टा 100 गुणा 100 प्लस 5 बट्टा 100 माइनस 1, इसको हल करेंगे 104 बट्टा 100 आता है गुणा 105 बट्टा 100 माइनस 1, इसको काटेंगे तो आपका 26 चक्को 104 हो जाता है और 25 चक्को 100 हो जाता है, 26 बट्टा 25, इसको काटेंगे तो 21 बच्चे 105 हो जाता है, 20 पंचे 100 मतलब 21 बट्टा 20, ठीक, 21 बट्टा 20। उसके बाद -1 का -1 हो जाता है। फिर जैसे ही हम नीचे आगे हल करते हैं आपका, इसको देखिए जब इन दोनों का गुणा करते हैं 25 गुणा 20 तो 500 आ जाता है, और इनका गुणा करते हैं तो 546 आ जाता है, -1, तो इसका यहाँ गुणा होगा 546 माइनस 500 बट्टा में 500 हो जाएगा, गुणा में यहाँ 25,000 होगा। तो ये देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 250, और 546 में 500 घटाएंगे तो 46 बट्टा 5 हो जाएगा, ठीक। 5 से जैसे ही इसको काटेंगे 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 बचे 25, 50 आ जाएगा, मतलब 50 गुणा 46, 50 गुणा 46 करेंगे तो यहाँ देखिए 46 पंचे 230 मतलब 2300 रुपये, ठीक ना, 2300 रुपये ये आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक। तो ब्याज आपका 2300 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, जो कि यहाँ देखिए आपका ऑप्शन में दिया होगा
देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है 2300 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तरोत्तर आएगा आपके पास, तो इस कंफ्यूज मत होइएगा शब्द क्या है, ठीक ना। इसका मतलब होता है अलग अलग वर्षों में अलग अलग ब्याज, ठीक। इस प्रकार से अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, देखिए इसका मैं हल आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए वर्क है, ठीक ना। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट आएगा इसका आंसर बता दूंगा, ठीक। मैं रोज प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा यदि आप सभी का हेल्प रहा तो। चलिए एक कॉल आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और अब लास्ट भी हो गया आपका, ठीक ना। तो ये आपके लिए वर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गए होंगे, ठीक। अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर कोई इन जानकारियों को अच्छे से समझ सके, हर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, तैयारी की अपनी चेक कर सके कि मेरा तैयारी कितना हुआ है, ठीक। क्योंकि व्यापम का जो भी 19 तारीख को 3 एग्जाम है, ठीक ना। तो उस एग्जाम के लिए आपको गुड लक भी, ठीक। और आगे तो लगातार आपको अभी प्रैक्टिस सेट होते रहेगा, आपका कराया जाएगा, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।